स्टूडेंट्स, आज अगर हम देखें तो आपने जेनेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिससे आप बता सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि इसे आपने कहा है वंशागति का आणविक आधार। अभी आपने कुछ समय पहले क्लासिकल जेनेटिक्स कंप्लीट करी, मेंडलिज्म। अब यहां पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर आपने यहां पे कंप्लीट करना है। इनहेरिटेंस वंशागति किसे कहते हैं, लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट टॉपिक में जेनेटिक्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया भी है। अब यहां पर भी वही इनहेरिटेंस है, वही वंशागति, बट यहां उस वंशागति को आपने आणविक स्तर पर यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना है। और जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहां हमें मिलता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको स्टडी करना है कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं और या कहे कैसे कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी भी लक्षण की वंशागति या उसकी अभिव्यक्ति, इन्हें आपने मॉलिक्यूलर लेवल पर आणविक स्तर पर इस चैप्टर में अध्ययन करना है। और अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग भी। कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहां सारे कॉन्सेप्ट आपके यहां पे स्ट्रांग होने चाहिए। कई मैकेनिज्म आपको यहां पे मिलेंगे, तो सारी मैकेनिज्म आपको यहां पर क्लियर करनी है। कई मैकेनिज्म आप सुनते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो आज का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपने स्टार्ट करना है। मॉलिक्यूलर लेवल यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं। और आज बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की तरह आप देखें तो बिल्कुल बेसिक चीजें आपको यहां बताई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहां मॉलिक्यूलर बेसिस में सबसे पहले आप टर्म सुनते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। ये रखा आपको, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। जैसा पहले ही हमने कहा, मॉलिक्यूलर लेवल यानी डीएनए, आरएनए या प्रोटीन लेवल पर आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही काउंट किए जाते हैं। 11th में बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में आपने न्यूक्लिक एसिड को प्यूरिफाई किया। न्यूक्लिक एसिड के दोनों एसिड आपने डिस्कस किए, डीएनए एंड आरएनए। तो यहां पर भी उन्हें ही कुछ डिटेल में आपको डिस्कस करना है, क्योंकि जो भी आनुवांशिक सूचना है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए या आरएनए में कहीं ना कहीं स्टोर है। तो इसलिए यहां जो बेस है वो है आपका डीएनए या फिर आरएनए। तो दोनों को कंबाइनली आपने कहा है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, क्या इसकी स्ट्रक्चर, कौन डीएनए, क्या डीएनए का स्ट्रक्चर फंक्शन, आरएनए, आरएनए के स्ट्रक्चर फंक्शन, ये सारी चीजें वन बाय वन देखते हुए आपको यहां पर चल रहा है। काफी सिंपल पॉइंट्स अगर स्टार्टिंग में आप देखें तो सबसे पहले आपको बता रखा है इसकी खोज, यानी जो न्यूक्लिक एसिड हम बता रहे हैं इसे खोजने वाले पर्सन कौन, एफ मिस्चर। ईयर आपको दे रखा है 1869। और इसे कहां देखा गया, इसे पस कोशिका के केंद्रक में देखा गया था। और इस न्यूक्लिक एसिड को आपने नाम क्या दिया, न्यूक्लियन। ये आपको जस्ट एक हिस्ट्री इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी जा रही है। अब यही हम देखें तो न्यूक्लिक अम्ल जो शब्द है ये अल्टमान ने दिया। देखिए खोजा किसने, एफ मिस्चर ने। और ये न्यूक्लियन टर्म देने वाले कौन, वो आपने बताना यहां पर अल्टमान। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम, उनके वर्क आपको बताए गए। अब जो भी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या बता सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी सभी न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। ये आपको पॉइंट दे रखा है कि ये सभी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक कौन, न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए है या वो आरएनए, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के ही बहुलक है। बहुलक यानी पॉलीमर, कोई चेन जिसमें कई सारी यूनिट्स रिपीट हो रही है। और यहां किसकी यूनिट, न्यूक्लियोटाइड की यूनिट रिपीट होते हुए आपको मिलेंगे, किसमें, डीएनए और आरएनए में। यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों की यूनिट कौन, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए दोनों किससे बने, न्यूक्लियोटाइड्स के। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड के ही बहुलक है। तो अब आपको यहां यह भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड हम किसे कह रहे हैं।
तो बिल्कुल जीरो से हम बता रहे हैं। पहले आपने कहा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल कौन है? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक। अब यहीं पर न्यूक्लियोटाइड कौन? तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं तीन कौन कौन से। एक तो नाइट्रोजनस बेस आपको मिल रहा है, एक पेंटोज शुगर आपको मिलेगा, और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो जब ये तीन चीजें आपस में जुड़ेगी तब आपको मिलना है यहां पर न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें याद रखें, एक तो नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट। इन तीनों को मिलाकर आपने कहा न्यूक्लियोटाइड। यहीं पर एक शब्द और आप देख रहे हैं, कौन सा वर्ड? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ये था न्यूक्लियोटाइड, पहला वाला आप देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये है यहां न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में दो घटक आपको मिलेंगे, एक तो आपको मिलना है यहां पे नाइट्रोजनस बेस, और एक आपको मिलेगा पेंटोज शुगर। यानी यहां कौन एब्सेंट है? फॉस्फेट। इधर फॉस्फेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप फॉस्फेट ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। या हम कहें न्यूक्लियोटाइड से आप फॉस्फेट को हटा दें तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट हटा दिया तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड, जिसमें दो ही घटक हैं, एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरा पेंटोज शुगर, उसे आपने कहा न्यूक्लियोसाइड। तो साइड में फॉस्फेट ऐड करते ही क्या हो जाएगा? टाइड, यानी कि न्यूक्लियोटाइड। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए का न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। तो यहीं पर अभी जो आपने कहा उसे ही दोबारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक तो नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर, और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, जो आपने लिखा है, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इसे आपने कहा न्यूक्लियोसाइड। जैसे ही यहां फॉस्फेट आया, अब इसे आप क्या कह देंगे? न्यूक्लियोटाइड। अब इसे आपने बता दिया न्यूक्लियोटाइड। ये आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए व आरएनए दोनों ही मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लिक एसिड खुद मैक्रोमॉलिक्यूल, और मैक्रोमॉलिक्यूल में डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के ही बहुलक है। क्योंकि जितने भी वृहद अणु है, जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, वो सभी कौन है? बहुलक, पॉलीमर। जैसे प्रोटीन, वो भी वृहद अणु, वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है। इसी तरह से जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। अब डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें, फॉस्फेट हटाएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर न्यूक्लियोसाइड। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड के जो तीन घटक, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट, इन तीनों को एक एक करके अध्ययन करें तो सबसे पहले हमने लिया नाइट्रोजनस बेस। बिल्कुल जीरो से न्यूक्लिक एसिड कौन? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड कौन? तीन चीजों से मिला है, बेस, शुगर, फॉस्फेट। अब इनमें सबसे पहले हमने लिया बेस, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के आपको मिलते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। ये देख सकते हैं यहां दोनों दे रखे हैं, एक पायरिमिडीन और एक प्यूरीन। प्यूरीन में दो होंगे एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन में तीन होंगे साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। 10th 8th क्लास से ये चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेस दो तरह के, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में आपको मिलना है एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडीन में आपको मिलेंगे साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब देखिए इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें दोनों की, प्यूरीन और पायरिमिडीन की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर हमने लिए। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ये एक ही वाला है, सिंगल रिंग। प्यूरीन में डबल रिंग मिलेगा, आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर। बट पायरिमिडीन की बात की जाए तो ये आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं पायरिमिडीन, इसमें दो नाइट्रोजन बाकी चार कार्बन है, इसलिए इसे कहा गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक यानी दो अलग अलग चीजें आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन भी आपको मिलेंगे, कार्बन भी। तो ये आप देख सकते हैं पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और पायरिमिडीन के एग्जाम्पल हमने क्या क्या लिए थे? साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। तो तीनों आप देख सकते हैं पायरिमिडीन। न्यूक्लियोटाइड का पहला कंपोनेंट हमने लिया नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के, पायरिमिडीन और प्यूरीन, उसमें पहला हमने लिया पायरिमिडीन। और पायरिमिडीन के तीन एग्जाम्पल हैं, साइटोसिन, यूरेसिल,
और थाइमीन। देखिए यूरेसिल और थाइमीन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, केवल एक डिफरेंस आपको यहां पर मिल रहा है। आप दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये देखिए मिथाइल ग्रुप 5th पोजीशन पे, दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। जैसे ही आपने 5th पोजीशन पे मिथाइल अटैच कर दिया, अब इसे आप क्या कह देंगे, थाइमीन, और इसलिए इसका नाम दिया गया 5 मिथाइल यूरेसिल। है तो ये यूरेसिल, लेकिन जैसे ही यूरेसिल पर आप CH3 मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे, उससे आपने अब कहना है थाइमीन। या फिर हम कहें अगर थाइमीन से आप मिथाइल हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये यूरेसिल बन जाएगा। तो यूरेसिल और थाइमीन दोनों का एक ही डिफरेंस है कि अगर मिथाइल प्रेजेंट है तब तो है थाइमीन, और मिथाइल एब्सेंट है तो आपको मिल रहा है यूरेसिल। और जब हम DNA RNA को कंपेयर करते हैं तो आप सभी जानते हैं इन दोनों में से DNA में कौन सा बेस मिलेगा, थाइमीन। थाइमीन है यानी वो DNA को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि RNA में थाइमीन की जगह हमें कौन मिलता है, यूरेसिल। तो ये तीनों पायरिमिडीन आपके सामने है। यूरेसिल थाइमीन का मेन डिफरेंस आपको बताया गया कि मिथाइल प्रेजेंट तो थाइमीन, मिथाइल एब्सेंट तो यूरेसिल। और यहां पर DNA में आपको मिलेगा थाइमीन, जबकि RNA में आपको यहां पर मिलता है यूरेसिल, ये आप ध्यान रखें। अब यहीं पर देखिए एक पॉइंट आपको दे रखा है, नंबरिंग हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज हमने कर रखी है। जब भी आप देखें ये नाइट्रोजनस बेस जो भी है ये अटैच होगा शुगर से, पेंटोज शुगर से, और शुगर और बेस अटैच होकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये नाइट्रोजनस बेस अपने कौन से नंबर से अटैच होगा, तो पायरिमिडीन में प्रथम स्थान का नाइट्रोजन शर्करा के साथ बंध बनाता है, यानी फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं ये हमेशा आप देखेंगे पेंटोज शुगर से अटैच होगा, और वहां पे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ताकि शुगर और बेस दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। ये नंबरिंग आपको याद रखनी है, आगे फिर आप देखेंगे भी डायग्राम में। अब आप आइए इसी तरह से प्यूरिन। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ये देखिए 2 रिंग आपको प्यूरिन में देखने को मिलेगी, एक तो पायरिमिडीन रिंग वो आपको मिल रही है, एक इमेडाजोल रिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो प्यूरिन डबल रिंग, पायरिमिडीन सिंगल रिंग, याद रखेंगे अच्छे से, आगे पूछा जाएगा ये। तो पायरिमिडीन सिंगल रिंग है, जबकि प्यूरिन डबल रिंग। और प्यूरिन के 2 एग्जाम्पल है, एक एडेनिन और दूसरा गुआनिन। वहां 3 थे, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। यहां 2 एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, एडेनिन और गुआनिन। अब ये जो प्यूरिन है इसे भी आप देखेंगे ये भी पेंटोज शुगर से अटैच होगा, तो न्यूक्लियोसाइड आपको मिलेगा। अब जब ये पेंटोज शुगर से अटैच होगा तो ये अपने कौन से नंबर से, तो यहां आप देखिए ये अपने 9th पोजीशन, जो ये आपको दे रखा है 9th, ये अटैच होगा शुगर से। तो प्यूरिन के 9वें स्थान का नाइट्रोजन शर्करा के साथ बंध बनाता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्यूरिन के केस में। पायरिमिडीन में तो हमने क्या कहा था, पहला जो फर्स्ट नंबर है वो अटैच हो रहा है, जबकि यहां प्यूरिन के केस में आप देखेंगे जो 9th नंबर है वो अटैच होते हुए आपको मिलेंगे। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस दोनों हमने देखे हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडीन साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। वहां वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर। थाइमीन यूरेसिल का मेन डिफरेंस आपको याद रखना है, डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल। और दोनों के स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस है वो मिथाइल का, कि मिथाइल अगर प्रेजेंट है तो थाइमीन 5th पोजीशन पे, और यदि मिथाइल एब्सेंट है तो उसे आपने कहा था यूरेसिल। अब उसी से रिलेटेड पॉइंट हम देखें तो देखिए डीएनए, यानी डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। आरएनए को अगर हम देखें तो यहां AGCU, यानी डिफरेंस हम देख सकते हैं, ये डिफरेंस आपके सामने थाइमीन और यूरेसिल का। AGC ये तो कॉमन है, चाहे डीएनए हो या आरएनए, दोनों में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन आपको मिलेगा, ये कॉमन है। डिफरेंस का है थाइमीन और यूरेसिल का, डीएनए में थाइमीन, जबकि आरएनए में आपको यहां पर मिलना है यूरेसिल, ये ध्यान रखें।
जैसे अगर कोई सीक्वेंस हम ले, एक सीक्वेंस आपके सामने AGCCGTACG, ये सीक्वेंस आपको दे रखा है, तो क्या आप बता सकते हैं ये सीक्वेंस कौन से न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए या आरएनए? क्या हम देखकर बता सकते हैं? यस, बिल्कुल आसानी से। यहां थाइमीन प्रेजेंट है, आप देखिए, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीएनए को। इसी तरह से एक और सीक्वेंस आप लीजिए, AGUCGUACG। क्या इसे देखकर हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस डीएनए का है या आरएनए का? यस, बड़ी आसानी से। क्यों? यहां देखिए यूरेसिल, यूरेसिल प्रेजेंट है, और यूरेसिल किस में मिलेगा? आरएनए में। हमने कहा यूरेसिल किससे मिलना है? आरएनए, यानी कि ये आरएनए का सीक्वेंस हुआ। इसी तरह से एक और सीक्वेंस हम ले, अब देखिए सीक्वेंस GGCCGAACG। अब इस सीक्वेंस को देखकर आप क्या कंफर्म कर सकते हैं ये डीएनए है आरएनए? नो। यहां देखिए न तो थाइमीन है न ही यूरेसिल है, यानी डाटा इनसफिशिएंट है, पूरे डाटा हमारे पास में नहीं है। जब तक थाइमीन या यूरेसिल में कोई एक आपको नहीं मिलता, आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थाइमीन मिलता तो हम कहते डीएनए, यूरेसिल में आप कह देते आरएनए, बट यहां दोनों ही नहीं है, यानी ये या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए। इसे डायरेक्टली देखकर बता पाना संभव नहीं है कि ये कौन सा होगा। तो ये डीएनए या फिर आरएनए, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो सीक्वेंस में ध्यान रखें, थाइमीन तो डीएनए, यूरेसिल तो आरएनए, अदरवाइज इसे बता पाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये न्यूक्लिक एसिड का फर्स्ट आपने बताया नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लिक एसिड कौन? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक। न्यूक्लियोटाइड कौन? तीन चीजों से मिला है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। इसमें पहला हमने ले रखा है यहां पर नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की दो कैटेगरी है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, 3 एग्जाम्पल वहां आपने लिए, और यहां जबकि प्यूरीन डबल रिंग एग्जाम्पल है, तो आपको मिलेंगे एडेनिन और गुआनिन। थाइमीन यूरेसिल का डिफरेंस आप अच्छे से ध्यान रखें, मिथाइल प्रेजेंट तो थाइमीन जो डीएनए मिलेगा, और मिथाइल एब्सेंट है तो यूरेसिल जो आपको आरएनए में देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, यहीं पर अब आप लेंगे न्यूक्लियोटाइड का सेकेंड कंपोनेंट, यानी कि दूसरा जो घटक है वो है पेंटोज, पेंटोज शुगर। आप बता रहे हैं न्यूक्लियोटाइड 3 घटक आपने बताए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज और फॉस्फेट। तो पहला आप कंप्लीट कर चुके हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरीन और पायरिमिडीन। अब आप आइए पेंटोज शुगर पे। पेंटोज शुगर की बात करें तो यहां पर 2 तरह के पेंटोज शुगर आपको मिलेंगे। सबसे पहला अगर आप देखें तो आपको मिल रहा है राइबोज, और सेकंड नंबर पे आप देखें तो वो आपको मिल रहा है यहां पर डीऑक्सी राइबोज, और दोनों की स्ट्रक्चर आपके सामने। तो शुगर 2 कैटेगरी में, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये पेंटोज क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5th कार्बन रिंग के बाहर आपको मिल रहा है। और दोनों स्ट्रक्चर आप देखें तो दोनों का मेन डिफरेंस आपको कहां मिलेगा? सेकेंड पोजीशन पर OH, और यहां सेकेंड पर H। केवल ये एक डिफरेंस आपको मिल रहा है दोनों पेंटोज शुगर में, यानी कि सेकेंड नंबर के पोजीशन से आपने एक डायग्राम में हम देखें तो ऑक्सीजन को डिलीट किया है। यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है OH, जबकि यहां ओनली H, यानी यहां ऑक्सीजन को हमने डिलीट किया है। तो इसे हमने कह दिया डीऑक्सी राइबोज। डी का मतलब डिलीशन, हटाना। किसे हटाया हमने? ऑक्सीजन को। किसमें से? राइबोज में से। सो इसे आपने कह दिया डीऑक्सी राइबोज, डिलीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। और ये सेम एज इट इज राइबोज है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। और राइबोज आपको कहां मिलेगा? आरएनए में। जबकि डीऑक्सी राइबोज की बात की जाए तो ये आपको मिलता है डीएनए में। तो ये दोनों का डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा कंपोनेंट हमने लिया पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 टाइप्स के, एक राइबोज, एक डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में पाया जाएगा, राइबोज आरएनए में आपको मिल रहा है। और इसलिए इनके नाम दिए गए न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के, आरएनए और डीएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल। तो दोनों न्यूक्लिक अम्ल का जो शुगर है वो डिफरेंस है, उस आधार पे हमने नाम दे रखा है आरएनए एंड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पहला कंपोनेंट था
नाइट्रोजनस बेस, वो भी दो प्रकार के थे, प्यूरीन और पायरिमिडीन। दूसरा कंपोनेंट शुगर, ये भी दो प्रकार के, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। वहां थाइमीन डीएनए में और आरएनए में यूरेसिल, यहां डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में आपको मिलना है राइबोज। अब आप आइए यहीं पर हम देखें तो यहां तीसरा कंपोनेंट, तीसरा कौन, फॉस्फेट। तीसरा आपको मिलना है फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, H3PO4 नेगेटिव। और फॉस्फेट डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन है। तीन कंपोनेंट, शुगर, बेस, फॉस्फेट। बेस दो तरह के थे, प्यूरीन और पायरिमिडीन। शुगर दो तरह के थे, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तीसरा जो कंपोनेंट है फॉस्फेट, वो दोनों में कॉमन चलेगा, डीएनए और आरएनए में। और इसी फॉस्फेट ग्रुप के कारण आप देखते हैं डीएनए पर नेगेटिव चार्ज आपको मिलता है। तो यहां पर फॉस्फेट दोनों में कॉमन है और जिसके कारण आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा। और दोनों एसिडिक नेचर के, अम्लीय स्वभाव के न्यूक्लिक एसिड हम इनको कह ही रहे। तो ये तीनों कंपोनेंट हमने बताए यहां पर वन बाय वन। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा आपने लिया पेंटोज शुगर और तीसरा फॉस्फेट। फॉस्फेट दोनों में पाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं अगर न्यूक्लियोटाइड से हमने फॉस्फेट हटाया तो उसे आपने कहा था यहां पर न्यूक्लियोसाइड। अब स्टूडेंट्स यहीं आप आइए दोबारा न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि तीनों स्ट्रक्चर हमने लिए, शुगर, बेस, फॉस्फेट। तो तीनों स्ट्रक्चर को अगर आप दोबारा से देखें अरेंज करते हुए और बनाते हैं यहां पर न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले आपके सामने शुगर, ये शुगर, पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। अब यहीं पर आप अटैच करिए नाइट्रोजनस बेस। ये आपके सामने नाइट्रोजनस बेस डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये कौन होगा, प्यूरीन या पायरिमिडीन। आप जानते हैं डबल रिंग को हमने कहा था प्यूरीन। अब यहीं पर अगर आप देखें तो यहां पर आपने नाइट्रोजनस बेस को पेंटोज शुगर से अटैच करना है। और जब ये दोनों अटैच होंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। और हमने पहले भी कहा था पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस को अटैच करेंगे। और नाइट्रोजनस बेस का कौन अटैच होगा, फर्स्ट नंबर या 9th नंबर। तो हमने दोनों में अलग अलग बताए थे, प्यूरीन के केस में और पायरिमिडीन के केस में। यहां ये डबल रिंग आप बता रहे हैं तो ये 9th नंबर से अटैच होगा। तो ये बनेगा 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। केवल अगर सिंगल रिंग होता तो ये 1 से अटैच होता, 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलता। तो यहां आप देख सकते हैं 1,9, प्यूरीन के केस में 1,9 आप बता सकते हैं यहाँ पे ये 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर पायरिमिडीन होता तो ये आप देखते हैं 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये एक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को आपने कहना है न्यूक्लियोसाइड। यही हमने लिखा था टेक्स्ट में कि न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें, पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस, जब दोनों अटैच हुए बना न्यूक्लियोसाइड। और दोनों कौन से बॉन्ड से अटैच होंगे, तो याद रखेंगे N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कि शुगर और बेस के मध्य N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलना है। तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा न्यूक्लियोसाइड। अब हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आप क्या अटैच करेंगे यहां पर, तो यहां आपको अटैच करना है फॉस्फेट। और फॉस्फेट हमेशा 5th पोजीशन से अटैच होता हुआ मिलेगा। फर्स्ट पे अटैच होगा नाइट्रोजनस बेस, बना न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड के लिए फॉस्फेट, और फॉस्फेट हमेशा ही 5th कार्बन जो रिंग के बाहर है इससे अटैच होगा। और ये बॉन्ड बनेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहां तो था N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मध्य N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि शुगर और फॉस्फेट के बीच आपको मिलेगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में आप देखिए तीनों चीजें आ गई, शुगर, बेस, फॉस्फेट। फॉस्फेट नहीं होगा तो न्यूक्लियोसाइड, जैसे ही फॉस्फेट आया न्यूक्लियोटाइड। तो ये आप देख रहे हैं कंप्लीट यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड को डीएनए की यूनिट या आरएनए की यूनिट। आरएनए, डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है और दोनों की यूनिट यही है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें आ गई, शुगर, बेस और फॉस्फेट। शुगर और बेस के बीच बॉन्ड याद रखें N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फेट के बीच आपको मिलना है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो ये सिंगल यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपने बताया। अब यहीं पर आपको देखना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब हम अटैच करेंगे तो एक चेन बनेगी
उसे आप कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़े, आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिलेगा। और वही चेन कौन हो सकती है, या तो डीएनए या वो चेन हो सकता है आरएनए। तो देखते हैं 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर हम कैसे बना सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ध्यान से समझें, सबसे पहले आपके सामने सिंगल यूनिट डीएनए या आरएनए की, यानी न्यूक्लिक एसिड की यूनिट न्यूक्लियोटाइड, तीनों चीजें शुगर, बेस और फॉस्फेट, तीनों चीजें आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि शुगर पहले कार्बन पे, बेस और फॉस्फेट। आप सभी जानते हैं ये कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पांचवें पे ये कौन है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब ये एन ग्लाइकोसिडिक, ये फॉस्फो एस्टर हमने बना रखा है। अब ये एक और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, ये दो न्यूक्लियोटाइड हो गए हमारे पास, ये भी वही एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को हमने जोड़ना है, ताकि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स को आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर तीसरा जोड़िए ट्राई न्यूक्लियोटाइड, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से पॉली न्यूक्लियोटाइड, पूरी न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बन जाएगी। तो दो को हम जोड़ के देखें, और जोड़ेंगे कहां पे, वो नंबर आपको याद रखना है। हमेशा याद रखिए कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का ये 3 प्राइम, देखिए थर्ड एंड यहां फ्री है, यहां पे भी देखिए थर्ड एंड यहां फ्री है, क्योंकि एक फ्री न्यूक्लियोटाइड है और ये भी एक फ्री न्यूक्लियोटाइड है, दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से, इन्हें हमें केवल जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड है, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ के फॉस्फेट से ये यहां जुड़ता हुआ आपको मिलेगा। ये फिफ्थ कार्बन पे कौन है, फॉस्फेट। इस फॉस्फेट से देखिए आपने जोड़ा, यानी थर्ड और फिफ्थ, इन दोनों के बीच में लिंक हुआ है, बॉन्ड बना है। दो न्यूक्लियोटाइड को आपने जोड़ा। जोड़ने के लिए नंबर्स की बात की जाए तो पहले न्यूक्लियोटाइड का तो तीसरा, और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का आप देख रहे हैं पांचवा, थर्ड, और ये फिफ्थ पोजीशन। तो इनके बीच में हमें बॉन्ड दिख रहा है, इससे हम कहते हैं 3-5। एनसीईआरटी में आपको मिल भी जाएगा कि जो दो न्यूक्लियोटाइड वो कौन कौन से नंबर्स के बीच में लिंक कर रहा है, तो थर्ड और फिफ्थ के बीच में। और इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दे देना है यहां पर, इससे आप क्या देंगे, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये तो है आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इसे हमने कहना है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, आप यहां पर बताएंगे। इसी तरह से अगर हम इस डायग्राम को देखें तो एक और न्यूक्लियोटाइड आपने लिया, ये आप देखिए अभी ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये बन चुका है यहां पर डाई न्यूक्लियोटाइड, ये दो न्यूक्लियोटाइड, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। वैसे 3 बॉन्ड आपको यहां दिख रहे हैं, तीनों के नाम अच्छे से याद रखें। शुगर और बेस के बीच एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और फॉस्फेट के बीच फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, लेकिन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। पहले नंबर पर अटैच होता है हमेशा नाइट्रोजनस बेस, पांचवे पे फॉस्फेट। अब फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कौन कौन से नंबर के मध्य है, तो 3 और 5, यानी पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का पांचवा। 3 और 5 के बीच आपको मिल रहा है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब एक और न्यूक्लियोटाइड आया यहां पर, इसे भी हमें जोड़ना है। तो देखिए इस न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरे वाला न्यूक्लियोटाइड है, उसका थर्ड फ्री है, यहां पे भी थर्ड फ्री है, ये थर्ड इस 5 वाले फॉस्फेट से अटैच होगा। तो देखिए यहां पे ये अटैच हो गया, ये भी क्या बनाया, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनता हुआ आपको यहां पर दिख रहा है। तो यहां भी आप देख सकते हैं। अब यहां फिर 3 फ्री है, यानी अब जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो फिर इस थर्ड एंड पे अटैच होगा। यानी कि आप देखिए यहां पे हमेशा थर्ड एंड पर, तीसरे नंबर पर नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा। इन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहां देखिए पहले अगर बात करें तो ये 3 फ्री, यहां 5 फ्री है, ये दूसरा आया, तो इस तीसरे पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ा। अब अगर हम देखें तो इस डाई न्यूक्लियोटाइड का ये 3 फ्री है, फिर से आपको समझा जा रहा है, ये 3 फ्री है, तो यहां फिर एक नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ा। अब यहां पे फिर 3 फ्री। हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड तीसरे पोजीशन पे जुड़ता हुआ आपको मिलेगा। और शुरुआत में कौन फ्री है, बिल्कुल ऊपर 5, शुरुआत में 5 फ्री है, लास्ट में 3 फ्री है। यानी डायरेक्शन क्या चल रही है सिंथेसिस की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो बॉन्ड बना है वो तो 3 और 5 के बीच में बन रहा है, जो बॉन्डिंग हुई है वो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन के बीच,
लेकिन जो डायरेक्शन चल रही है वो देखिए, वो आप बता सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 से 3। अब जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा फिर उस तीसरे पे जुड़ेगा। इसलिए सिंथेसिस, ये चीज आप रेप्लिकेशन में देखेंगे, आगे डीएनए का प्रतिकृतिकरण आएगा तो वहां फिर इसे समझा जाएगा। तो वहां आप देखेंगे डीएनए या आरएनए का जो सिंथेसिस है वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर चलेगा, यानी कि नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा तीसरे सिरे पर ही जाकर जुड़ेगा। तो सिंथेसिस अपने आप क्या चलता मिलेगा आपको, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये आपने बताया चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बिल्कुल बेसिक से हमने शुरुआत करी कि न्यूक्लिक एसिड कौन है, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड कौन, जो 3 चीजों से मिलकर बना है, शुगर, बेस और फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट को हटा दें तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड, और या न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़ दें तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब जो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट, पहले हमने लिया नाइट्रोजनस बेस, 2 प्रकार के, प्यूरिन और पायरिमिडीन। फिर हमने लिया शुगर, ये भी 2 प्रकार के, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट एक ही प्रकार का कॉमन है, चाहे डीएनए हो या आरएनए। अब शुगर के पहले नंबर पर आप जोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस को एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बनता है न्यूक्लियोसाइड। और 5वें पोजीशन पे आप जोड़ते हैं फॉस्फेट को वाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, बनता है न्यूक्लियोटाइड। और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड आपको मिलेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, यहीं पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहां आपने देखा न्यूक्लिक एसिड, यानी उसमें 2 चीजें आपने बताई, डीएनए और आरएनए। और फिर उन्हीं की यूनिट्स आपने बताई न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों पॉइंट या तीनों घटक हमने डिस्कस किए, जैसे कि शुगर, बेस और फॉस्फेट। अब यही आपको देखना है नॉमेनक्लेचर, नामकरण, कि न्यूक्लियोटाइड्स का नाम अब आपको यहां पर देना है। अब नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर हर न्यूक्लियोटाइड को किस तरह से दिया गया है उसे आपने यहां पर क्लियर करना है एक टेबुलर फॉर्म में। यहां आप देखेंगे जैसे ये आपको टेबल दे रखी है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बोर्ड की तरफ देखते हुए कि यहां आपको एक टेबल दे रखा है। इस टेबल में 3 कॉलम आपको मिल रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो 1 बाय 1 आप देखेंगे किस तरह से हमें नाम देने, क्योंकि आपने जो न्यूक्लियोटाइड्स बताए उन्हीं न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर आप पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि सेल में कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, यानी कि कौन कौन से क्या नाम दे रखा है और किस तरह से उन्हें हमने नाम दिया है। तो देखिए पहला जो कॉलम में वो है बेस, हमने लिखा है। और बेसेस आप जानते हैं कौन कौन से थे, प्यूरिन, पायरिमिडीन, और जिसमें आपने ए, टी, जी, सी और यू 5 तरह के बेस हमने बताए, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर आप बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड हम जानते किसे कहेंगे, जब इस नाइट्रोजनस बेस में शुगर अटैच होगा तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और जब हम फॉस्फेट अटैच कर देंगे न्यूक्लियोसाइड में तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। शुगर में ध्यान रखिए, देखिए राइबोज हमने लिखा है पहला, यानी यहां जो नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा शुगर से वो राइबोज से, मींस की जो न्यूक्लियोसाइड या आगे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे वो आरएनए के बनेंगे। और अगर डीएनए के न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड हम जब बनाएंगे आगे तो यहां डीऑक्सीराइबोज शुगर आपको मेंशन करना है। तो काफी सिंपल, नाइट्रोजनस बेस, फिर न्यूक्लियोसाइड और फिर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब हम जानते हैं बेस से कौन अटैच होगा, शुगर, पहले पोजीशन पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, और 5th पोजीशन पे आप अटैच कर देंगे फॉस्फेट वाया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो एक एक लेते हुए हम चलते हैं। फर्स्ट आपने ले रखा है यहां पर एडेनिन, एडेनिन नाइट्रोजनस बेस। अब एडेनिन नाइट्रोजनस बेस को हम राइबोज से अटैच करेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड को क्या नाम दिया जाएगा, एडिनोसिन। यहां इससे आपने क्या रखा है, एडिनोसिन। ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। एडेनिन था नाइट्रोजनस बेस, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड के लिए आप अटैच कर दें फॉस्फेट 5th पोजीशन पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड को आपने क्या नाम देना है, एडिनाइलिक एसिड। तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है एडेनिन से जो बनाया हमने, उसे हमने कहा एडिनाइलिक एसिड। तो ये नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन और न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड।
इसी तरह से हम देखते हैं अगला नाइट्रोजनस बेस गुआनिन। तो गुआनिन जो नाइट्रोजनस बेस है, इससे जब आप राइबोज से अटैच करेंगे तो ये भी बनेगा न्यूक्लियोसाइड, नाम दिया जाएगा गुआनोसिन। और इस गुआनोसिन में जब हम फॉस्फेट अटैच करेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड और नाम दिया जाएगा गुआनाइलिक एसिड। इसी तरह से थर्ड साइटोसिन, सेम वही पॉइंट, साइटोसिन बेस को आपने राइबोज से अटैच करना है, क्या बनेगा न्यूक्लियोसाइड, नाम दिया जाएगा साइटिडिन। और साइटिडिन के फिफ्थ पोजीशन पे जब आप फॉस्फेट अटैच करेंगे बनेगा न्यूक्लियोटाइड साइटिडाइलिक एसिड। और अब रह गया यूरेसिल, क्योंकि आरएनए यूरेसिल आपको मिलना है। यूरेसिल वही नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा शुगर से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, आपको मिलना है यूरिडिन। और जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो बन जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। तो सभी में सेम कॉमन है, ये बेस शुगर को आपने अटैच किया बना न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट अटैच करते ही बनना है न्यूक्लियोटाइड। ये चार जो आप देख रहे हैं चारों आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आपके सामने। अब इसी तरह से हमने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लेने, तो डीएनए में भी चार तरह के बेस है एटीजीसी। अब यहां जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसके लिए आपने डीऑक्सी राइबोज शुगर अटैच करना है। पुराने वाले में अगर हम देखें तो आपने राइबोज शुगर अटैच किया क्योंकि आरएनए था, लेकिन अब क्योंकि डीएनए की बात की जा रही है तो यहां डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। फिर वही सेम है, फॉस्फेट अटैच करते आपको मिलना है न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर आप देखिए एडेनिन पहला नाइट्रोजनस बेस। अब यहां ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा किससे, डीऑक्सी राइबोज शुगर से। वहां राइबोज शुगर से था, बॉन्ड वही है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, लेकिन यहां पर नाम क्या हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन। वहां क्या नाम था एडिनोसिन, यहां केवल डीऑक्सी हमने ऐड कर दिया डीऑक्सी एडिनोसिन। अब सेम वही फॉस्फेट अटैच होगा फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो वहां बना था एडिनाइलिक एसिड, यहां डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड आपने कहना है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। सेम सेकेंड गुआनिन हमने ले रखा है, तो यहां पर गुआनिन किससे अटैच होगा डीऑक्सी से, तो डीऑक्सी गुआनोसिन आपको मिलना है और फिर वही डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड आपको मिलेंगे। अब आप आइए साइटोसिन, वहां बना था साइटिडिन, यहां डीऑक्सी साइटिडिन आप कहेंगे, और वहां साइटिडाइलिक एसिड, यहां डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। अब फोर्थ नंबर पे आरएनए के केस में यूरासिल, बट यहां आपको मिलना है थाइमीन, और थाइमीन डीऑक्सी शुगर से अटैच होगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन, और यहां फॉस्फेट आने पर डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। तो ये चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के हुए और चार ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के थे। तो कुल अगर हम देखें तो आपके पास में 8 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स और 4 ही आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। तो एक सेल में कुल 8 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स या 8 ही प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स आपको मिल सकते हैं। अब यहीं पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है कि निम्न में से आरएनए का न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ये ध्यान देंगे न्यूक्लियोटाइड नहीं है न्यूक्लियोसाइड, कौन सा है, इन चारों में आपको बताना है आरएनए के न्यूक्लियोसाइड। वन बाय वन देखिए। फर्स्ट डीऑक्सी गुआनोसिन, सीधी सी बात डीऑक्सी आ गया यानी ये डीएनए का होगा, आरएनए नहीं हो सकता यहां पर। अब आप देखिए सेकेंड नंबर पे आपको मिल रहा है साइटोसिन, और साइटोसिन कौन है, नाइट्रोजनस बेस। साइटोसिन तो केवल नाइट्रोजनस बेस का नाम है, जबकि यहां बेस नहीं पूछा है, न्यूक्लियोसाइड पूछा है। और न्यूक्लियोसाइड हम किसे कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर अगर अटैच है तो उसे आप कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट आने पर न्यूक्लियोटाइड। तो यहां सेकेंड अगर हम देखें तो ये साइटोसिन, और ये कौन है, नाइट्रोजनस बेस, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड आप आइए, यूरिडाइलिक एसिड आपको दे रखा है, और यूरिडाइलिक एसिड की बात करें तो यूरिडाइलिक एसिड आपको मिलना है न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। अब आप आइए एडिनोसिन, यस एडिनोसिन कौन होगा, ये आपका है न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस कौन, एडेनिन, और एडेनिन नाइट्रोजनस बेस जब शुगर से अटैच होगा तो उसे हमने क्या कहना है, एडिनोसिन, यानी कि करेक्ट आंसर आपको यहां पे क्या मिलना है, फोर्थ, यहां आंसर होगा आपका फोर्थ। तो ये चार आपको दे रखे ऑप्शन, आपको पहचानना है न्यूक्लियोसाइड, तो ये हमारा आंसर
मिलना है 4th। अब यहीं हम लेते हैं डीएनए। अगर यहां डीएनए की बात की जाए, क्योंकि स्टार्टिंग हमने किया न्यूक्लिक एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के थे, डीएनए और आरएनए। तो और दोनों की यूनिट कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपने बेसिक सारी चीजें क्लियर करी। अब इन्हीं न्यूक्लिक एसिड में पहला न्यूक्लिक एसिड आप लीजिए डीएनए, और सेकेंड नंबर पे फिर आगे आरएनए। तो फर्स्ट न्यूक्लियोसाइड अगर आप लेते हैं यहां पर डीएनए, तो डीएनए एक कॉमन स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। डीएनए के बेसिक पॉइंट्स अगर हम देखें, बिल्कुल सिंपल। तो फर्स्ट, केंद्रक के अम्लीय पदार्थ के रूप में डीएनए को सर्वप्रथम, पहले भी हमने कहा था, एफ मिश्र ने 1869 में पहचाना है। बिल्कुल बेसिक, एक हिस्ट्री से कुछ पॉइंट बता रहे। और फिर आपने बताया डीएनए शब्द किसने दिया? तो जैकेरस आपने नाम दे रखा है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होगा, ये न्यूक्लियोटाइड के समय में भी आपसे कहा गया था कि डीएनए पर आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है। और नेगेटिव चार्ज मिलने का कारण क्या? फॉस्फेट ग्रुप, कि डीएनए पे H3PO4 नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए डीएनए पर हमेशा आपको नेगेटिव चार्ज मिलना है। शुगर की बात करें तो पहले ही आपको कह दिया गया है कि कौन सा शुगर आपको मिलना है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस आप देखें तो ये भी आप जानते हैं कौन से मिलने, 4 प्रकार के ATGC आपको मिलेंगे। आरएनए के केस में AUGC हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, और यहां आपको मिलना है ATGC। अब यहीं पर अगर आप देखें तो दो साइंटिस्ट के नाम आपको दे रखे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसका आप देख सकते हैं पिक्चर आपको दे रखा है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो टेक्निक है, इस टेक्निक की हेल्प लेकर डीएनए के कई पॉइंट्स यहां पर एक्सप्लेन किए थे। और यहीं पर और दो साइंटिस्ट आपको दे रखे हैं, वॉटसन एंड क्रिक। और इनकी बात करें तो सभी जानते हैं वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसे आपने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू बताया। लेकिन अगर डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की बात की जाए तो वो देने वाले पर्सन कौन? वॉटसन एंड क्रिक। ये देखिए दे रखा है द्विकुंडली नमूना, यानी कि जो डबल हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल देने वाले पर्सन आपने बताना है यहां पर वॉटसन एंड क्रिक। और इन्हें फिर नोबेल प्राइज भी दिया गया। कौन से ईयर में? आपको दे रखा है 1962 में। यही एक पॉइंट आपको दे रखा है कि डीएनए की संरचना लंबे समय तक रहस्यमय बनी रही। उसका सिंपल सा रीजन है, जो टेक्निक है वो इतनी एडवांस नहीं थी, सीमित तकनीक के कारण। क्योंकि यहां आप बता रहे हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या जो भी एडवांस टेक्निक है, ऑब्वियसली डीएनए एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी एडवांस टेक्निक की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और डीएनए की क्या स्ट्रक्चर है उसे समझने में काफी समय लगा। और अभी भी, आज तक भी हम देखें तो डीएनए के कई पॉइंट्स अभी तक भी अननोन है, कई जीन्स के फंक्शन अननोन है, जिसे धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्लियर किया जा रहा है। तो यहां पर आपको याद रखना है डबल हेलिकल मॉडल जो डीएनए का दिया गया, वो देने वाले पर्सन कौन? वॉटसन एंड क्रिक। और विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक के द्वारा डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, यहीं पर अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। आपने डीएनए की कुछ बेसिक पॉइंट्स अभी आप बताएं। अब यहीं पर आप लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के लिए आप बताएंगे डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो वॉटसन एंड क्रिक ने दे रखा है। अब डबल हेलिकल जो मॉडल आप बता रहे वॉटसन क्रिक के द्वारा दिया गया, उसी के 1 by 1 पॉइंट्स देखते हुए आपने यहां पर चलना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डीएनए, जैसे कि हमने नाम ही दिया डबल हेलिकल, यानी दो स्ट्रैंड से मिलकर बनी हुई संरचना है, एक द्विरज्जुक संरचना आपको मिलनी है। जैसे ये एक स्ट्रैंड और इसी तरह से दूसरा स्ट्रैंड डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में आपको मिलेगा। एक कॉमन डायग्राम अगर हम देखें तो इस तरह से हेलिक्स बनता हुआ डायग्राम हमने पिछले स्लाइड्स में देखे भी है। तो यहां वॉटसन क्रिक के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट याद रखिए कि इन्होंने कहा डीएनए एक द्विरज्जुक संरचना है, यानी कि इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड से मिली हुई संरचना आपको यहां पर मिलनी है। यही जो दोनों स्ट्रैंड है, दोनों आपस में एंटी पैरेलल है,
यानी कि प्रति समानांतर आपने बताना है। देखिए अगर इसकी बात की जाए यहां पर, तो ये आप बता रहे एक न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ये शुगर, ये फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट अटैच है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के थ्रू, ये आपको मिलना है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये आपका नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ये गुआनिन, ये साइटोसिन। और शुगर और बेस ये दोनों अटैच है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप यहां पर बता रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां एक एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें डीएनए और उसके न्यूक्लियोटाइड्स, इवन न्यूक्लियोटाइड के जो 3 कंपोनेंट, तीनों को अच्छे से यहां इस डायग्राम में दिया गया है कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना है, शुगर, बेस, फॉस्फेट। आप देख सकते हैं ये इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए। तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये 2 चेन आपस में मिलकर बना रहे डीएनए, और इसलिए इसे आपने डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कह रखा है। अब यहीं आपने इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहा है, यानी कि प्रति समानांतर। कैसे? आप देखिए ये जो पहला स्ट्रैंड है इसमें ऊपर 5 प्राइम है और लास्ट में 3 प्राइम OH, और इसी थर्ड एंड पे हम नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं, जो कि पहले भी हमने डिस्कस किया। अब दूसरे वाली श्रृंखला में आप आइए, यहां ऊपर OH यानी 3 प्राइम फ्री है और नीचे की तरफ 5 प्राइम आपको मिल रहा है। यानी दोनों स्ट्रैंड अगर हम देखें तो ये प्रति समानांतर आपको मिलेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी एक 5 है तो इसके सामने 3, और इधर 3 है तो इसके सामने 5 आपको मिलेगा, और इसे ही आप कहते हैं प्रति समानांतर। यानी 5 के सामने 5 और 3 के सामने 3, पैरेलल समानांतर संरचना कभी आपको डीएनए में देखने को नहीं मिलेगी। डीएनए हमेशा प्रति समानांतर स्ट्रक्चर या संरचना ही दर्शाता हुआ आपको मिलेगा। यानी अगर इधर 5 है तो सामने 3 होगा, और यहां 3 है तो सामने 5, 3 के सामने 3 या 5 के सामने 5 आपको नहीं मिलेंगे। इससे आपने कहना है प्रति समानांतर। और जो डीएनए की 2 श्रृंखलाएं, दोनों चेन, ये आपस में जुड़े हुए हैं कौन से बॉन्ड के थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। क्योंकि ये एडेनिन और ये थाइमिन ये आपस में पूरक है, ये आपस में जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसी तरह से जीसी ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, और ये सीजी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के पूरक है, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमेशा याद रखें, ए और टी में आपको मिलेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जीसी के मध्य आपको मिलना है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस संरचना में सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। देखिए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, दूसरा ये प्रति समानांतर है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको यहां मिल रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री, जो अभी हमने कहा कि दोनों नाइट्रोजनस बेस आपस में एक दूसरे के पूरक है। यानी याद करिए जो शुरुआत में हमने कहा था नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो प्यूरीन एवं पायरिमिडीन ये दोनों ही नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री है। प्यूरीन में आपने कहा था एडेनिन गुआनिन, पायरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन का पूरक होगा, या कह सकते हैं थाइमिन हमेशा एडेनिन के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसी तरह गुआनिन साइटोसिन या कहे साइटोसिन गुआनिन ये आपस में एक दूसरे के पूरक है। तो एडेनिन थाइमिन आपस में एक दूसरे के पूरक, और गुआनिन और साइटोसिन आपस में एक दूसरे के पूरक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हुए आपको यहां पर मिलने। अब यही पूरक अगर हम देखें फिर से, तो देखिए ACGT ये डीएनए के चारों बेसिस हमने लिखे। अब आप ही को इनके सामने इनका पूरक लिखना है। तो एडेनिन का पूरक कौन होगा? थाइमिन। साइटोसिन का पूरक उसके सामने कौन आएगा? गुआनिन। गुआनिन है तो सामने साइटोसिन आएगा, थाइमिन है तो सामने एडेनिन आएगा। ये डीएनए की एक श्रृंखला है, एक सिंगल स्ट्रैंड है। इसी के सामने हमें इसकी एक और स्ट्रैंड बनाना है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। याद रखेंगे हमेशा ही पूरक होगा। तो ध्यान रखना है, ए के सामने टी आएगा, सी के सामने जी, जी के सामने सी और टी के सामने ए, ये आगे पूरक। तो ये बन गया एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे की पूरक है, यानी कि यहां दोनों नाइट्रोजन बेसेस
एक्चुअल में एक दूसरे के पूरक है। इस संरचना को आपने कहा पूरक। अब जैसे अगर यहां लिखा हमने ACGT, सामने भी आपने लिख दिया ACGT, तो ये तो समान हो गए। और कभी भी इस तरह की स्ट्रक्चर डीएनए में नहीं मिलेगी। हमेशा डीएनए में आपको क्या मिलना है? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी नाइट्रोजन बेसिस हमेशा ही कैसे होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होंगे। एडेनिन थाइमिन का पूरक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। साइटोसिन गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री है, ट्रिपल हाइड्रोजन से जुड़ते हुए आपको यहां पर मिलेगा। अब इसी स्ट्रक्चर में डीएनए की व्यास की बात करें, डायमीटर ऑफ डीएनए, तो जो डबल हेलिकल डीएनए, इसका व्यास आपको याद रखना है 20 एंगस्ट्रॉन आप बताएंगे यहां पे जो डायमीटर दे रखा है। तो व्यास 20 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, जो पूरे डीएनए में सेम चलता हुआ मिलेगा। और पूरक का ही एक पॉइंट हम जो पहले भी आपसे कहा कि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन से जुड़ता है। आप देखिए एडेनिन कौन? प्यूरिन। थाइमिन कौन? पायरिमिडीन। यहां गुआनिन प्यूरिन, ये पायरिमिडीन, ये फिर प्यूरिन पायरिमिडीन। तो पूरे डीएनए को अगर हम देखें तो हर स्टेप में हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ेगा। और इसी के कारण आप क्या देखेंगे? डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड के मध्य की दूरी लगभग समान बनी रहती है। यानी जो डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन वो लगभग पूरे डीएनए में आपको समान मिलता है। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पुटअप भी किया हुआ कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य की दूरी लगभग समान क्यों रहती है? तो उसका आंसर आपको यही देना है कि वो समान इसलिए रहती है क्योंकि डीएनए में हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन से जुड़ेगा, और यहां कहीं हमेशा एक पायरिमिडीन एक प्यूरिन से जुड़ता हुआ आपको मिलता है। और इसी बॉन्डिंग या प्यूरिन पायरिमिडीन कॉम्प्लीमेंट्री के कारण डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य की दूरी समान रहेगी, क्योंकि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो एक स्टेप में टोटल 3 रिंग आ गए, 2 प्यूरिन के एक पायरिमिडीन के। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो दोबारा वही पायरिमिडीन प्यूरिन से जुड़ेगा, तो पायरिमिडीन में फिर एक रिंग, प्यूरिन के 2 रिंग, यानी दोबारा से 3 ही रिंग। मींस कि हर स्टेप में आपको रिंग की संख्या कांस्टेंट मिलेगी, 3 रिंग्स ही मिलती जाएगी। तो दूरी भी कांस्टेंट समान बनी रहेगी। तो आपको केवल इसका आंसर ये देना है कि दोनों स्ट्रैंड के मध्य की दूरी समान क्यों है? तो सीधा सा आंसर है क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन से जुड़ता है, और इसलिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य की दूरी समान बनी रहती है। यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब देखें यहीं पर दो क्षारक जोड़े के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन। अब ये बेस पेयर का डिस्टेंस बता रहा है। ये दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉन। ये एक पेयर, ये दूसरा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आप बता रहे हैं 3.4। यही पूछा जाए डीएनए का बेस, आधार, तो बेस किससे मिलके बना है? शुगर, फॉस्फेट। जो किनारे पे हम देख रहे हैं फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट और शुगर। तो डीएनए का अगर आपसे पूछा जाए बेस यानी आधार किससे मिलके बना है, तो वो आप बताएंगे फॉस्फेट और शुगर। ये आप देख सकते हैं फॉस्फेट, शुगर। तो जो किनारे के पार्ट है डीएनए में 3 चीजें हम देख रहे हैं, सबसे बाहर फॉस्फेट, फिर शुगर और फिर नाइट्रोजनस बेस है। देखा जाए तो यहां भी वही, बाहर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस। तो जो बाहर के जो दो स्ट्रक्चर है फॉस्फेट और शुगर, ये यहां पर डीएनए का बेस यानी कि आधार बनाते हैं। और सीढ़ियों के पद, ये जो स्टेप्स है, डीएनए हम बताते हैं कुंडली नुमा, सीढ़ी नुमा संरचना है। तो यहां डीएनए के स्टेप्स, पद, ये किससे मिलके बने हुए आप देख सकते हैं? नाइट्रोजन बेसेस। सीढ़ियों के पद 4 युग्म, यानी जो नाइट्रोजन बेसेस के पेयर है, ये स्टेप बनाएंगे। तो 2 अलग अलग पॉइंट है यहां। अगर आपसे पूछा जाए डीएनए का आधार, एनसीईआरटी की ही लाइन है कि डीएनए का आधार यानी डीएनए का जो बेस है वो किससे मिलके बना है, या कहीं डीएनए का जो बैकबोन है वो कौन है, तो वो आपको बताना है फॉस्फेट और शुगर। ये डीएनए के बैकबोन, डीएनए का आधार बनाते हैं। डीएनए के सीढ़ियों के स्टेप्स कौन बना रहा है, तो स्टेप्स आप बताएंगे नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस जो जुड़े हुए आपस में पूरकता से, ये यहां पर इनके स्टेप्स बनाते हुए आपको मिलेंगे। अब देखिए यहां एक पॉइंट, डीएनए की कुंडलित संरचना को स्थायित्व कौन प्रदान कर रहा है? यानी कि डीएनए जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इससे स्टेबिलिटी
कौन प्रदान कर रहा है? तो 2 पॉइंट्स हैं यहां। पहला, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा द्विकुंडली में एक बेस पेयर पे दूसरा बेस पेयर। आप आगे भी पढ़ेंगे और आप जानते भी है कि डीएनए और आरएनए को अगर हम कंपेयर करें तो डीएनए आरएनए से ज्यादा स्टेबल है। तो डीएनए क्यों स्टेबल है? इसके 2 पॉइंट। एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है एक दूसरे के पूरक, ये यहां डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा यहां बता रहे हैं एक बेस पेयर पे दूसरा बेस पेयर स्टैक कर रहा है, यानी एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक संरचना होने कारण आप देखेंगे डीएनए में स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। कि सिंपल सी बात, अगर आप रफ रिप्रेजेंटेशन यहां पर देखें, जैसे सीढ़ी नुमा संरचना, ये हमने बताया डीएनए, ये इनके बेस पेयर जो नाइट्रोजन बेसिस हम बता रहे हैं। अब ऑब्वियसली यहां ये जो संरचना है ये इसको स्टेबिलिटी दे रही है। स्टेबिलिटी कम कब हो जाएगी? जैसे सपोज ये एक स्टेप आपने हटा दिया, ये भी आप हटा दें, तो आप देखिए धीरे धीरे इस सीढ़ी नुमा संरचना की स्टेबिलिटी कम हो रही है। अब इसका स्थायित्व कम होता जाएगा, ये और अनस्टेबल हो गया, ये भी हटा दो तो ये और ज्यादा अनस्टेबल, ये दोनों अलग अलग गिर जाएंगे। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है और इसलिए आरएनए ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो ज्यादा स्थायी नहीं होगा। डीएनए डबल स्टैंड है और एक बेस पेयर पे दूसरा पेयर आने के कारण ये देखिए इस तरह से ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखेंगे डीएनए में एक के ऊपर एक बेस पेयर ये इससे स्टेबिलिटी दे रहा है। तो इस डायग्राम में अपने आप में कई पॉइंट आपको मिल रहे हैं जो वॉटसन और क्रिक के डबल हेलिकल मॉडल के अकॉर्डिंग है। कि पहला आप बताएंगे ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, दूसरा आप बता सकते हैं दोनों स्टैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, और यहां एटी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जीसी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलना है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आप देखें तो एंटी पैरेलल है, 5 3 3 5 एंटी पैरेलल यानी प्रति समानांतर आपको मिलने। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड यानी नाइट्रोजन बेसिस के कारण ये दोनों एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री संरचना मिलेगी। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य की दूरी लगभग समान रहेगी, क्योंकि एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन से ही जुड़ता हुआ आपको यहां पर मिलेगा। डीएनए के अगर व्यास की बात करें तो वो आपको 20 एंगस्ट्रॉन मिलना है। डीएनए का बैकबोन आधार वो फॉस्फेट और शुगर है। डीएनए के स्टेप्स की बात करें तो स्टेप यहां नाइट्रोजन बेसिस के पेयर आपने बताने। क्लियर है स्टूडेंट?